दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इसमें हम आपको बताएंगे जीव विज्ञान का परिचय। ठीक है। इसमें जीव विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है। जीव विज्ञान क्या है? प्राकृतिक विज्ञान है, जिसमें सभी प्रकार की जीवों की रचना एवं जैव जैव प्रक्रमों का अध्ययन रहता है। यह आपके इम्पोर्टेंट लाइन है। जीवों की रचना व जैव प्रक्रमों का अध्ययन रहता है इसमें। किसमें? जीव विज्ञान में। इसके बाद में आपके इसमें ये दिया हुआ है, इसके अंतर्गत जीवों की संरचना, वृद्धि, कार्य, विकास, वितरण, वर्गीकी, नामकरण सहित जीवों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर जीव विज्ञान के अंदर इनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। आधुनिक जीव विज्ञान की कई शाखाएं एवं उपशाखाएं हैं। यानी जो जीव विज्ञान की शाखाएं और उपशाखाएं हैं। सामान्य रूप से जीव विज्ञान अध्ययनकर्ता को यह स्वीकार कराता है कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। यह आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जीवन की आधारभूत इकाई क्या है? कोशिका। इसी प्रकार जीन वंशानुगति की आधारभूत इकाई है। आपको ये पूछ सकता है कि वंशानुगति की आधारभूत इकाई क्या है? तो ये क्या है? जीन। तथा नई जाति का सृजन भी जीव विज्ञान के विकास को आगे बढ़ाता है। वर्तमान समय में यह भी स्पष्ट हो चुका है कि प्रत्येक जीव ऊर्जा तथा उसके रूपांतरण का उपयोग कर स्थायी व जैविक स्थिति को बनाए रखने के लिए अपने आंतरिक वातावरण को नियंत्रित कर जीवित रहता है। जीव विज्ञान की उपशाखाएं अध्ययन किए गए जीवों एवं उनके प्रकार एवं उनके अध्ययन की विधि को परिभाषित करती है। अब इसमें आपके इसकी उपशाखाएं आ गई है ना। उपशाखाएं दी हुई है। जैव रसायन विज्ञान यानी बायो केमिस्ट्री। क्या होता है? बायो केमिस्ट्री। इसके बाद में आ गया आपके आणविक जैव विज्ञान, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर यानी आणविक जैव विज्ञान। ठीक है। इसके बाद में आ गया आपके वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। रसायन विज्ञान, आणविक जैव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ये इसकी आ गई उपशाखाएं। अब इसमें बताया हुआ है जीव विज्ञान का इतिहास। जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द बायोस तथा योजिया से हुई है। किससे हुई है? बायोस तथा योजिया से हुई है। ये देखो। ठीक है। इस शब्द का लैटिन रूप सर्वप्रथम 1736 ईस्वी में स्वीडिश वैज्ञानिक कोलिनियस ने दिया। कोलिनियस ये एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने जीव विज्ञान को ग्रीक भाषा का शब्द है ना, उसको बायोस था योजिया, उसने ही दिया था ये कोलिनियस ने। इसके बाद में आपके इसमें दिया हुआ है कि ये जो प्राकृतिक दर्शन शास्त्र है ना का अध्ययन प्राचीन मेसोपोटामिया, इजिप्ट, भारतीय उपमहाद्वीप व चीन की सभ्यता के साथ हुआ। हिप्पोक्रेटस भारतीय रूप में अध्ययन आरंभ हिप्पोक्रेटस ने मिलता है। हम आपको इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें बताएंगे और फालतू चीज़ें इसमें नहीं बताएंगे। ठीक है। ये अरस्तु था ना, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। और हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। देखो ये रहा, ये आ भी गया आपके। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और ये इसको थियोफाइटस का शिष्य था, जिसे वनस्पति विज्ञान का शिष्य कहा जाता है। आपको इसे पूछ सकता है कि अरस्तु का शिष्य कौन था? थियोफाइटस। कौन था? थियोफाइटस। इसने कौन कौन सी किताबें लिखी थी? इसने 2 किताबें लिखी थी। इंक्वायरी इनटू प्लांट, द केजेस ऑफ प्लांट। ठीक है। 480 पौधों की सूची बनाई थी इसने। ये देखो, ये आपके आ गया वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफाइटस। अब इसमें आ गया माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। ठीक है ना। चलो इसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। इसमें आपके ये महत्वपूर्ण है कैरगस लीनियस, आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न सिस्टोमेटिक। यानी आधुनिक वर्गीकरण किया था ना जिन्होंने विज्ञान के बारे में, वो किसने किया था? कैरगस लीनियस ने किया था। इन्होंने दो पुस्तकें लिखी थी, जेनेरा पिएंटम और स्पीशीज पिएंटम। ठीक है। इसके बाद में आपके ये दिया हुआ है, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या थी? लीनियस की 2 महत्वपूर्ण योगदान था, सजीवों की जीवनाम पद्धति और पादपों का लैंगिक वर्गीकरण। ठीक है। इसके बाद में आपके ये महत्वपूर्ण है, कोशिका जीवन के आधारभूत इकाई है। अभी हमने पिछले पेज पे पढ़ा था। इसमें आ गया कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्वीडन व स्वान ने। ये देखो, दिख रहा है आपको, बड़ी अक्षर में लिखा हुआ है। इसमें आपके महत्वपूर्ण ये चीज़ें हैं कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है,
प्रत्येक कोशिका में एक जीव से संबंधित सभी लक्षण होते हैं। प्रत्येक नई कोशिका पुराने कोशिका के विभाजन से बनती है। ये किसने कहा था? सेडेन व स्वान ने, है ना। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया, ये देखो यही कहा, ठीक है। इसके बाद में आता है कॉल यूनियस। इसने बेसिक टेक्सोनॉमी फॉर द नेचुरल वर्ल्ड नामक पुस्तक का लेखन किया था 1735 ईस्वी में। ये आपके पूछा भी जा चुका है, ठीक है, इसको याद रखना। इसके बाद में आता है एमार्क, JB एमार्क। इसने ससंजन विकासवाद सिद्धांत दिया था, ठीक है। इसके बाद में आता है चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। चलो ठीक है, अब हम आपको आगे बताते हैं। इसमें क्या है? ग्रेगर मेंडल, ये तो आपको पता होगा। वंशागति के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। इनको ग्रेगर की उपाधि भी प्रदान थी, ठीक है। अब इसमें से दिया हुआ है कि डीएनए का देवकुंडित मॉडल किसने दिया? जेम्स वॉटसन तथा फ्रांसिस व क्रिक ने, ठीक है। आप बोर तो नहीं हो रहे हो ना? ये अभी तो 1 घंटे का चलेगा, ठीक है ना। चलो इसके बाद में हम आपको बताते हैं जो मेंढक में कौन पाया जाता है ना, उसको किसने बताया? उसको बताया था जॉन गार्डन ने। किसको बताया था? जॉन गार्डन ने। इसके बाद में आपका आ गया इसमें प्राचीन भारत में जीव विज्ञान, यानी आपके वैज्ञानिक दिए हुए इसमें महर्षि चरक। आयुर्वेद के पिता किसका आता है? महर्षि चरक को। ओके, ठीक है। अब इसमें आ गया आपको चिकित्सा का पिता किसे कहता है? महर्षि चरक को। इन्होंने क्या क्या बताया? पाचन, उपापचय, मानव शरीर प्रत्यक्ष आदि के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि मानव शरीर में 3 प्रकार के स्थायी दोष पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पित्त, कफ व वायु। देखो यही खवा आपको दिख रहा है ना, अंडरलाइन कराया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद में आता है ये देखो अरस्तु, ठीक है। ये बहुत पुराने वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि हमारे मानव शरीर में दांतों सहित 360 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 360 हड्डियां होती है। इन्होंने हृदय को मानव का हृदय है ना, उसको शरीर का नियंत्रित केंद्र भी बताया था, है ना। उन्होंने बताया कि 13 स्रोतों से संपूर्ण शरीर जुड़ा होता है। कितने स्रोतों से? 13 स्रोतों से संपूर्ण शरीर जुड़ा हुआ होता है। और चरक ने, यह महर्षि चरक है ना, इन्होंने चरक सिद्धांत भी दिया था, ये देखो, ठीक है। और आपके इसमें आगे दिया हुआ है कि इनको संस्कृत भाषा का ज्ञान था, है ना। जो इनको ये संस्कृत भाषा में ही खाता है इन्होंने चरक संहिता, ठीक है। इन्होंने क्या क्या बताया? इन्होंने बताया कि रोग निरोधक व रोगनाशक दवाओं का उल्लेख किया है इनमें, है ना। सोना, चांदी, लोहा, पारा आदि धातुओं से भस्मों एवं उनके उपयोग की विधियों का वर्णन किया है। इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें हमने आपको इम्पोर्टेंट अंडरलाइन करे हुए हैं, ठीक है। चरक संहिता ये आपको पूछेगा। चरक संहिता का ग्रंथ किसने ही खाता? महर्षि चरक ने। और आपके सुश्रुत विश्वामित्र के वंशज कौन थे? सुश्रुत थे, ठीक है। इनका जन्म 600 ईसा पूर्व काशी में हुआ था। कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुआ था? काशी में। प्लास्टिक सर्जरी के जनक किसे कहता है? सुश्रुत को। प्लास्टिक सर्जरी के जनक। इन्होंने सर्वप्रथम मानव के प्लास्टिक सर्जरी की थी, शल्य चिकित्सा, ठीक है। इसे हिंदी में बोला जाता है शल्य चिकित्सा। उन्होंने टूटी हड्डियों को जोड़ने, मूत्र नलिका में पाए जाने वाले पथरी को निकालने, शल्य क्रिया द्वारा प्रसव कराने और मोतियाबिंद की चिकित्सा में भी दक्ष दिए थे। यानी इन्होंने यही कार्य किया। मोतियाबिंद क्या होता है? अपने आँखों में ये रोग हो जाता है, ठीक है ना। चलो इसके बाद में हम आपको बताते हैं सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता ही कहा। चरक ने तो चरक संहिता ही कहा था। और सुश्रुत ने कौन सा ही कहा? सुश्रुत संहिता। कौन सा ही कहा? सुश्रुत संहिता। इसमें क्या है? चिकित्सा में प्रयुक्त 120 से अधिक उपकरणों का वर्णन किया गया है इसमें। यानी जो सुश्रुत संहिता थे ना, यानी जो सुश्रुत था ना, उन्होंने 120 से अधिक उपकरणों के बारे में बताया। और वो आज भी हमारे यहाँ पर है ना, हॉस्पिटल में अभी भी वो काम आते हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा, ठीक है। सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा का आदि का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा का ग्रंथ है। अब इसमें आपके क्या क्या दिया हुआ है ये देखो आगे। वे अपने विद्यार्थियों को शल्य चिकित्सा ज्ञान देने के लिए प्रारंभिक अवस्था में फलों, सब्जियों और मोम के पुतलों का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? फलों, सब्जियों और मोम के पुतलों का। इन्होंने सुश्रुत ने वेद का दर्जा माता पिता के समान बताया। किसके बताया? माता पिता के समान बताया।
सुश्रुत संहिता का सबसे पहला अनुवाद 8वीं शताब्दी में अरबी भाषा में हुआ था। किताब ए सुसरंद के रूप में काफ़ी लोकप्रिय है। यह आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। किताब ए सुसरंद सुसरंद के रूप में लोकप्रिय कथा किसने लिखी थी? सुश्रुत ने। ठीक है ना। इसके बाद में आपके यह वैज्ञानिक आ गया आचार्य जगदीश चंद्र बोस। इनका जन्म हुआ था 30 नवंबर 1858 को। इनका जन्म ररोई गांव में हुआ था और ये बांग्लादेश के रहने वाले थे। ये छोटी उम्र में है ना बोस को है ना खूब यानी तालाब में तरह तरह की कीड़े मकोड़े मछलियाँ पानी रहने वाली सांप को पकड़ने का शौक था। ठीक है। ये गांव के बाद अध्ययन करने के लिए कहाँ पर चले गए? ये है ना कलकत्ता चले गए थे। ठीक है ना। कलकत्ता के सेठ जेएस कॉलेज गए थे। जे बी बोस, इनको क्या क्या कहते थे? जे बी बोस। उन्होंने 1896 ईस्वी में लंदन विश्वविद्यालय से विज्ञान में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। मैं आपको महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बताऊंगा जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। ठीक है ना। इसमें इसमें क्या क्या है? बोस ने भौतिक एवं जीव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत कार्य किया था। यानी इन्होंने फिजिक्स व बायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कार्य किया था। बोस के समकालीन में कौन कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्ति भी इनके साथ थे। ठीक है। ये देखो, ये है सर जे बोस। ठीक है। इसमें आपके और तो दिया हुआ नहीं है। इनको जैव भौतिकी भी कहता है। इनका जैव भौतिक में बहुत ज़्यादा आकर्षण था। ठीक है। इसमें तो इतना कोई इम्पोर्टेंट तो दिया हुआ नहीं है। इसके बाद में आपके आता है बोस ने 1901 ईस्वी में ना छुई मुई, ये एक पौधा होता है। ये ऐसा पौधा है, इसका विज्ञान नाम है माइमोसा पुडिका। ठीक है। इस इसके हाथ रहता है, ये मुरझा जाता है। ठीक है ना। और एक आता है साग पन्नी, यह भारतीय टेलीग्राफ पादप, इसे कहता है डेस्मोडियम गायरेंस। क्या कहता है? डेस्मोडियम गायरेंस। अब हम आपको बताएंगे कर्मा कुंचन क्या होता है। तकनीक भाषा में इसे कर्मा कुंचन या शिष्य मोनेस्ट्री कहता है। क्या कहता है? शिष्य मोनेस्ट्री। ठीक है। चलो इसके बाद में इन्होंने क्या किया था? पादपों में अत्यंत धीमी गति की वृद्धि को नापने के लिए बोस ने आरोही मापी का उपयोग किया था। किसका किया था? केस्कोग्राफी का। किसका किया था? केस्कोग्राफी का उपयोग किया था। आपके ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि केस्कोग्राफी का अध्ययन किसमें करता है? पादपों में अत्यंत धीमी गति मापने का यंत्र है केस्कोग्राफी। ठीक है। और तो आपके इसमें और तो कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। हाँ, इसमें ये दिया हुआ है कि बोस ने ना बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी 30 नवंबर 1917 ईस्वी में। कब की थी? 30 नवंबर 1917 ईस्वी में। ठीक है। अब आपके आगे डॉक्टर बीरबल साहनी, पूरा वनस्पति वैज्ञानिक, पैलियोबोटनी वैज्ञानिक साइंटिस्ट। ठीक है। चलो इसमें आ गया आपके ये थे ना, ये शाहपुरा जिले के थे और इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था और बेड़ा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? प्रोफेसर रुचिराम साहनी। क्या था? प्रोफेसर रुचिराम साहनी। अब इनकी बीरबल साहनी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी? लाहौर के सेंट्रल मॉडल स्कूल में हुई थी। ठीक है। भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक किसे कहता है? शिवराम कश्यप को। किसे कहता है? शिवराम कश्यप को। उन्होंने वनस्पति विज्ञान भी सीखा, यानी उन्होंने बोटनी में भी ध्यान दिया था। ठीक है ना। सन 1919 ईस्वी में लंदन विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की थी। किसने? बीरबल साहनी ने पीएचडी की उपाधि प्रदान की थी 1919 ईस्वी में। ये आपके प्रश्न पूछ सकता है। ये देखो, इन्होंने जीवाश्म के बारे में पेलियोबोटनी, ये वैज्ञानिक थे। ये देखो, ये है बीरबल साहनी। ठीक है। इसके आप में और महत्वपूर्ण क्या है? साहनी ने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में निष्कर्ष निकाला। किस किस के बारे में? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व सिंधु घाटी के बारे में। चलो इसके आगे पढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं। बीरबल साहनी एक पुरावनस्पति वैज्ञानिक थे। उन्होंने उपमहाद्वीप में जीवाश्म का भी अध्ययन किया। किसका किया? जीवाश्म का अध्ययन। ये आपके प्रश्न पूछा हुआ है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी कहाँ पर है? लखनऊ में। भारत की वनस्पति का अध्ययन भी किया जाता है इसमें, बीरबल साहनी ने किया था। नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज, भारत के अध्यक्ष और इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस स्टॉकहोम के मानव अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनका निधन हो गया था 1949 ईस्वी में। अब आपके ये लास्ट टॉपिक है पंचानन माहेश्वरी, और बाकी का टॉपिक हम आपको अगला वीडियो कभी भेज देंगे। ठीक है। पंचानन माहेश्वरी ये एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 9 नवंबर 1904 ईस्वी में जयपुर में राजस्थान में हुआ था। ठीक है।
क्या हुआ, ये वनस्पति शास्त्र विनिफिड स्कॉट डोडगान के संपर्क में है। माहेश्वरी ने विज्ञान में इसका स्नातकोत्तर व डॉक्टर ऑफ साइंसेज पीएचडी की थी। इन्होंने इन्हें भूनिकी की का जनक भी कहा जाता है। पंचानन माहेश्वरी को भूनिकी का जनक भी कहा जाता है। और इनकी पढ़ाई है ना, ढाका विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान का नया विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। ठीक है, ये देखो ये रहा आपके महत्वपूर्ण है। भारतीय भूनिकी का जनक कौन है? फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, पंचानन माहेश्वरी। और ये देखो इन्होंने एक किताब लिखी थी, इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्फीयर। ठीक है, हम आपको अगला टॉपिक बाद में बताएंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए। हम आपको आगे वीडियो देते रहेंगे। ये आपका पहला चैप्टर आधा हो गया, आधा हम आपको बाद में बता देंगे। ठीक है ना, ओके बाय।